चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास। पिछले क्लास में हम लोगों ने न्यूटन्स लॉज के बारे में पढ़ा था। न्यूटन्स लॉज में हम लोगों ने 3 नियम के बारे में जानने का प्रयास किया था, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ में हमने कुछ बातें की थी जिसमें हमने कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया लाया था कि इनर्शिया क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों ने जानने का प्रयास किया था। सेकेंड लॉ भी बताए थे। तो फर्स्ट लॉ में इनर्शिया के बारे में जब हम लोगों ने बात किया था, बताए तो होंगे, तो तीनों नियम बता दिए होंगे। अच्छा ठीक। तो इनर्शिया के बारे में हम लोग बात शुरू की थी। आप सभी लोग क्लास 9 से 7 से पढ़ते आ रहे हैं न्यूटन का नियम, क्लास 7 से, और अभी भी याद नहीं है। इसका यदि प्रूफ चाहिए तो देखिए, प्रूफ बताएगा। बताओ पहला नियम। सर तुम्हारे पीछे कोई नहीं है, बताओ तुम। फर्स्ट लॉ, द बॉडी इज रेस्ट इज रेस्ट। बगल वाला बताएगा, देखो। क्यों? अब तुम्हारा टाइम खत्म हो गया, इधर बोलो। इधर बैठ जाओ दोनों। अब देखो ये बताएगा, ये खड़ा। बताओ फर्स्ट लॉ। Why the body wants to control its position of rest or of uniform motion? क्यों कोई वस्तु गति में है तो गति में रहना चाहती है, रुकी हुई है तो रुकी हुई रहने। ये क्या होता है? क्या बताइए? हाँ, तो हिंदी हमको नहीं पूछना है, होता क्या है। परीक्षा में कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट से परीक्षा में आए हैं क्वेश्चन। बताओ। वही तो पूछे, इनर्शिया होता क्या है? हाँ, वो तो घर्षण होता है। तो घर्षण घर्षण होता है, फ्रिक्शन होता है। हमारा क्वेश्चन है इनर्शिया, जरा तो अब बताओ। हाँ, नहीं पता है? बैठ जाओ सर, आप बताएंगे? रोहन बताएगा। हल बताइएगा इनर्शिया। हमने बताया था आपको इनर्शिया के बारे में, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी, या किसी भी वस्तु का वह गुण है बाय वर्च्यू ऑफ विच इट हैज टेंडेंसी टू स्टे इन इट्स पोजीशन ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। या किसी भी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी यथा स्थिति में बने रहने की चेष्टा करती है। यह प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी है। जबकि फर्स्ट लॉ कहता है कि कोई भी वस्तु यदि गति में है तो गति में रहेगी, रुकी है तो रुकी हुई रहेगी, जब तक कि कोई बाहरी बल उस पर न लगे। A body in motion wants to continue in its position of motion. A body in rest wants to continue in its position of rest unless an external force is acted onto it. जब तक कि कोई बाहरी बल इस पर ना लगे। यही क्वेश्चन था। अब यहां पर आया कि क्यों कोई वस्तु अपनी गति में है तो गति में रहना चाहती है, रुकी हुई है तो रुकी हुई रहना चाहती है। Why the body wants to continue its position of rest or of uniform motion? तो इसका आंसर होता है इनर्शिया। वह क्वांटिटी जड़त्व है। 25 को क्वेश्चन पूछेगा आपको साइंस का, जिसमें से 15 को फिजिक्स केमिस्ट्री का, 10 को लगभग बायो का, 5 को केमिस्ट्री का, 10 को फिजिक्स का, और 10 को बायोलॉजी का। ठीक है, तो एसएससी में। ठीक है, तो अब ये हो गया। इसके बाद जब बात करते हैं हम लोग इसमें, तो इनर्शिया होता क्या है? तो कहते हैं कि मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। क्या होता है? मास is the measure of inertia. Of inertia. अब ये mass is the measure of inertia कहने का मतलब क्या है? Higher the mass, higher the inertia, lower the mass, lower the inertia. द्रव्यमान अधिक होगा तो जड़त्व अधिक होगा, द्रव्यमान कम होगा तो जड़त्व कम होगा। अब एग्जाम्पल इसका बताए थे कि एक रूम है और इस रूम में हम और वो दोनों आदमी पार्टनर है।
उसका बेड यहाँ लगा हुआ है, मेरा बेड यहाँ लगा हुआ है। हमारा इच्छा हुआ है कि सेहत कम करने का, हर मोटा का सपना होता है पतला होने का, सब पतला का सपना होता है मोटा होने का। अच्छी बात है। तो क्या हुआ कि मेरा सपना है कि हम पतला हो जाए इसके जैसा। इसके लिए अलार्म लगाए, सुबह सुबह 4 बजे की उठ के जाएंगे दौड़ने। अलार्म बजेगा भी तो कौन उठ के बंद करेगा? तो हम तो बंद करने से रहे, वो बंद वह करेगा जाके। क्यों? क्योंकि उसका मास जो है कम है, हमारा मास ज्यादा है। तो हमारा मास कहेगा अरे सूत न जाओ, मीन्स इनर्शिया कहेगा हमको कि रेस्ट में रहो। जिसका इनर्शिया ज्यादा होगा उसका मास ज्यादा होगा, मास ज्यादा होगा तो इनर्शिया भी ज्यादा होगा। और इनर्शिया किसी भी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण उसी स्थिति में रहने की चेष्टा करता है। आप कहिएगा तो अच्छा ठीक है, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहने की चेष्टा करता है। मोशन का एग्जाम्पल दीजिए। इसका एग्जाम्पल पिछले बैच में आप लोगों को दिए थे एक बार, कि हम और MK सर जा रहे थे एक बाइक से, रामनवमी का दिन था, तो सोचे कि रोड तो खाली होगा, और जनरली हम बाइक बहुत कम चलाना पसंद करते हैं। और वो बोले नहीं हमारा चलाने का मन नहीं करता है, चलाइए। और उस समय पल्सर 220 cc किसी का रख था उनके पास, तो हम चला रहे थे। वो थोड़ा झुका हुआ है, ऊपर में आराम से, तो हम ऐसे सर करके बात कर रहे थे, गाड़ी चल रहा था रास्ते में। आगे से एक आदमी आया हीरो होंडा स्प्लेंडर से, तो उसको मार दिए। पता चला उसका गाड़ी उधर चला गया, वो उधर चला गया। और हमको तब तक ही बोलते हैं रुक जाइए रुक जाइए, तब तक ब्रेक मारे, तो वो थोड़ा ऊपर उठे फिर रुक गए, रिस्क था। लेकिन वो बेचारा उड़ गया दूर। अब तो बहुत कूटा होगा हम लोगों को, हम ही लोग डांट दिए उसको। वो कुछ बोले उससे पहले हम लोग डांट दिए, क्यों रॉन्ग साइड से चल रहे हो। अब बुजुर्ग थे 40-50 साल के, उन्हीं को सुना दिए कि रॉन्ग साइड से आप चल रहे हैं। मोटिव ये नहीं था कि वो रॉन्ग साइड से चलना या क्या है, मोटिव ये है कि जब उनके बाइक में लगा हमारे गाड़ी से, तो उनका गाड़ी दूर चला गया। हमारे गाड़ी का वेट 150 kg से ऊपर था, इस पर जो हम लोग बैठे हुए थे वो भी 150 kg से ऊपर थे। वो उसका गाड़ी था वो 80-90 किलो या 100 किलो का था, 102 किलो या 101 kg का गाड़ी है। उस पर वो जो बैठा था वो 40-50 kg का बैठा था। तो उस हिसाब से उसका मास जो है ओवरऑल कम हो गया, हमारा मास ओवरऑल ज़्यादा हो गया, हमारा स्पीड भी ज़्यादा था। और इनर्शिया के केस में ये भी ध्यान देना होता है कि मास जिसका ज़्यादा होगा इनर्शिया ज़्यादा होगा। अब मान लिए कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा से रोहन भी दौड़ रहा है और हम भी दौड़ रहे हैं सेम, और एकाएक बोला गया कि रुको, तो कौन पहले रुकेगा? रोहन पहले रुकेगा, हमको टाइम लगेगा रुकने, क्योंकि मेरा इनर्शिया कुछ दूर तक हमको धकेल के ले जाएगा, आगे आगे कुछ दूर तक धक्का लेके ले जाएगा। इसका एग्जाम्पल 11th क्लास में जब आप लोग पढ़े थे तो बोला गया था कि एक रोड है, ये रोड है और आपका इधर भी लॉक है इधर भी लॉक है, आप इसी रोड पे है। इधर से एक साइकिल आ रहा है, इधर से एक ट्रक आ रहा है, दोनों में से किसी एक से आपको टकराना है। अच्छा मोटरसाइकिल आ रहा है, मोटरसाइकिल चल रहा है 50 किलोमीटर प्रति घंटा से और ट्रक चल रहा है 1 किलोमीटर प्रति घंटा से, किससे टकराना पसंद करेगा? ट्रक से टकराएगी। कहते साइकिल रहे चाहे मोटरसाइकिल रहे, 50 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगा तो गिरेंगे, चोट लगेगा, सर वर फटेगा, लेकिन मरेंगे नहीं। और ट्रक तो चढ़ जाएगा, अच्छा ट्रक तो चढ़ गया, हम मर जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि हम लोग क्या करेंगे, मोटरसाइकिल से क्योंकि इसका इनर्शिया क्या है, ज्यादा है। आज तक किसी ऑब्जेक्ट को आपने देखा ही नहीं है कि जो मोशन में है तो मोशन में रहेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट को नहीं देखे हैं। लेकिन अंतरिक्ष में जितनी भी वस्तुएं हैं सब ऐसी ही हैं। हमारा जो अर्थ है उसके ग्रेविटेशनल पुल से बाहर एक बार स्पेसशिप को भेज दिया जाता है तो कभी उसको रोकने की जरूरत नहीं पड़ता है, वो जा रहा है। और यहीं पर एक क्वेश्चन भी बताए थे, जब बताए थे तो कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि 500 किलोग्राम का है और एक ऑब्जेक्ट है वो 50 किलोग्राम का है, और दोनों जो है वो 100 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चल रहा है। और चल कहाँ रहा है? स्पेस में, अंतरिक्ष में। तो किसका त्वरण ज्यादा होगा? विच हैव हायर एक्सेलरेशन? 50 का, 500 वाला का? एक्सेलरेशन होगा ही नहीं दोनों में से किसी का। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी होना चाहिए, और चेंज इन वेलोसिटी तो हो ही नहीं रहा है। तो अंतरिक्ष में जितना भी ऑब्जेक्ट चलेगा उसका चेंज इन वेलोसिटी नहीं होता है, जो वेलोसिटी रहेगा उसी वेलोसिटी से वो चलता रहेगा।
कभी भी चेंज नहीं होगा, और जब चेंज नहीं होगा तो फिर एक्सेलरेट करेगा ही नहीं ऑब्जेक्ट। अब कुछ लोग इस प्रकार से देख रहे हैं जो एक्सेलरेशन नहीं समझ में आ रहा है। ऐसे कौन कौन है जिनको एक्सेलरेशन समझ में नहीं आ रहा है? नहीं, शर्माना नहीं है, बोल लेना है। तुरंत समझ में आ रहा है क्या होता है? डेफिनेशन अच्छा याद किए हैं। तो बता क्या होता है? कैसे तो वेलोसिटी में चेंजेस होगा। एक्सेलरेट करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट का क्या चेंज होना चाहिए? क्या? वेलोसिटी चेंज होना चाहिए। मतलब यहां पर यदि 50-100 किलोमीटर प्रति घंटा से है और यहां पर यदि 200 किलोमीटर प्रति घंटा से हो जाता तब हो जाता एक्सेलरेशन। लेकिन अंतरिक्ष में जितना भी वस्तु चलता है सबका सेम वेलोसिटी है, क्योंकि ये कभी रुकेगा ही नहीं। एक बार यहाँ ग्रेविटेशनल पुल से बाहर चला गया, ये ऑब्जेक्ट कभी नहीं रुकने जा रहा। तो ये फर्स्ट लॉ का एग्जांपल है, ठीक है। अब फर्स्ट लॉ में आपको बताए थे कि इनर्शिया जो है वो 3 प्रकार का होता है। इनर्शिया कितने प्रकार का बताए थे? 3 प्रकार का। किस किस चीज का? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब क्या होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन? क्या चल रहा है? बहुत अच्छा हो रहा है। हम तो सोचे कि बंद है ये। चलिए, इंसान स्वभाव से सुविधा भोगी होता है। जितनी सुविधा दीजिएगा उससे ज्यादा सुविधा वो खोजेगा। आपके पास यदि खाने के लिए ना हो तो आप खाने के लिए सोचिएगा, खाने के लिए मिल जाए उसके बाद चॉइस आएगा, ई नहीं खाएंगे ई खाएंगे। जब वो भी मिलने लगेगा तब कहेगा ना यहाँ का नहीं खाएंगे, मौर्य होटल का खाएंगे। वो मिल जाएगा तो कहेगा बिहार का नहीं खाएंगे, दिल्ली का खाएंगे। अब दिल्ली मिल गया तो लंदन का खाएंगे। तो ये सुविधा भोगी होता है इंसान। तो आप लोग भी कम नहीं है सुविधा भोगी, ठीक है। अभी 29 पर चल रहा था, अभी 25 कर दिए, 24 कर दिए, फिर अब 23 कर दीजिए, फिर कोई बोलेगा 20 न कर दीजिए, और कुछ देर के बाद कहेगा सब कि फिर बढ़ा दीजिए इसको 25 पर। चलो, तो इनर्शिया क्या है? 3 प्रकार का होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब होता है कोई भी वस्तु यदि रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी। इनर्शिया ऑफ मोशन का मतलब है कि कोई भी ऑब्जेक्ट यदि मोशन में है तो मोशन में रहेगा। और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का मतलब होता है जिस डायरेक्शन की ओर ऑब्जेक्ट मूव करेगा उधर ही जाएगा। रेस्ट का एग्जांपल बोले थे लिख के लाने के लिए, मोशन का बोले थे, डायरेक्शन का बोले थे लिखने के लिए। हाँ, इनर्शिया का तीनों का ही एग्जांपल 5-5 को बोले थे लिखने के लिए। क्या? अच्छा, 10-10 को बोले थे क्या लिखने के? 15-15 को किसका? फर्स्ट। ठीक है, 5-5 को था तो 15 को तो हो ही जाता ना, कोई बात नहीं है। अब इनर्शिया ऑफ रेस्ट में एग्जांपल क्या क्या था भैया, आप लोग लिख के लाए हैं तो बताइएगा। बताओ इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल। अच्छा किया है, पड़ोसी लिखा है, बहुत अच्छा, पुरनका कॉपी में। पहले वाला याद है ना रिजल्ट? नया रिजल्ट चाहिए तो नया मेहनत चाहिए ना। हम लोग इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल जब बात करते हैं तो कहते हैं कि किसी भी कारपेट को उठाते हैं डोर मैट और उसको झाड़ते हैं, झाड़ने के दौरान उस पर डंडा से मारते हैं तो देखते क्या है कि धूल कर नीचे गिर जाता है, बाकी पूरा ऑब्जेक्ट उधर चला जाएगा। ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल ये भी था कि यदि बंदूक से गोली चलाएंगे तो क्या होगा, बंदूक तो वहीं रह जाएगा, बात सही है, लेकिन ये छेद हो जाएगा इसमें,
बाकी पूरा शीशा वैसे ही रह जाएगा। बंदूक से गोली चलाने में बंदूक कहीं नहीं जाता है, बंदूक वहीं रहता है। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जाम्पल वो भी हो गया। अर्थक्वेक भी इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जाम्पल है। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट का बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता था। हाँ, क्वाइन है, यदि किसी डब्बा के ऊपर में, ग्लास के ऊपर में एक क्वाइन डाल दीजिए किसी कागज पर, और कागज को मारिए तो कागज चला जाएगा उधर, लेकिन क्वाइन चला जाएगा ग्लास के अंदर। अभी देखे करके यहाँ दिखाए थे, याद होगा तुमको, छोड़ो हटाओ, नहीं दिखाए थे। तो ये चीजें थी। उसके बाद फिर इनर्शिया ऑफ रेस्ट के बाद इनर्शिया ऑफ मोशन की बात करते हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल बस चलने में आता था कि एकाएक रुका हुआ है, सब बस चलने लगा, तो आगे झुकेंगे कि पीछे? देखिए वो आगे झुकेंगे। आप रुके हुए हैं, एकाएक बस चलने लगी तो आप पीछे झुकिएगा, और चल रहा है बस, एकाएक ब्रेक लगेगा तो आप आगे की ओर झुके, वो इनर्शिया ऑफ मोशन हो जाता है। किसी भी चीज को जब हम तोड़ते हैं तो पत्थर चलाते हैं, तो ऑब्जेक्ट पे यदि लगेगा तो नहीं टूटेगा, उसके डंटी पे लगेगा तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण नीचे गिर जाएगा। डायरेक्शन का बताए थे कि हवाई चप्पल का प्रयोग आप लोग करते हैं ठंडा के महीना, बरसात के महीना में, तो कितना अच्छा काली कड़ी हो जाता है कपड़े पे। साइकिल चलाया था, याद है, जिसमें हीरोइन का फोटो गिर गया था। एक साइकिल था जिसमें पिछल का चक्का था, यहाँ पर मडगार्ड होता है, इसमें हीरोइन का फोटो होता है। संजोग से कुछ दिन के बाद हीरोइन का फोटो गिर जाता है, तो ये क्या हो गया, यहाँ से यहाँ आ गया, इसके सर पे मड आ जाएगा। कैसे आ जाएगा मड? इस चक्के के सहारे। तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का एग्जांपल हो गया। आप लोग गाड़ी से चलते हैं, किसी सर्कुलर मोशन पर चलेंगे तो टेम्पू से देखते हो या गाड़ी से देखते हो शरीर बाहर की ओर फेंकता है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का एग्जांपल है। कभी कल क्या करिए कि हाथ में पत्थर बांध लीजिए, किसी रस्सी में घुमाइए और उसके बाद छोड़ दीजिए उस पर, तो उड़ जाएगा वो टेंजेंट के अलोंग, वो भी इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का एग्जांपल है। तो ये बोले थे लिख के लाने के लिए। इसके बाद बताए थे सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ में हमने आपको बात बताया था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is directly proportional to applied force। इसका मतलब होता है, ये मोमेंटम जो टर्म है ना, इसको डिनोट करते हैं किस चीज से? P से। तो रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या हो गया? dp अपॉन dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। कोई दिक्कत? आप सभी लोग 11th 12th पास करके आए हैं, तो आई थिंक कि आप लोगों को डिफरेंशिएशन तो समझ में आ ही रहा होगा। dp अपॉन dt कहते किसको है? कोई ऐसा भी इसको नहीं आ रहा है समझ में? अच्छा, 11th वाला क्लास में पढ़ जाना। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d और P इज इक्वल टू होता क्या है? mv। तो mv अपॉन dt, फिर F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m dv अपॉन dt होता है। तो F इज इक्वल टू, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma हो गया, और F इज इक्वल टू k ma हो जाएगा, और k इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो F इज इक्वल टू ma हो जाएगा। यही है सेकेंड लॉ। देखो कहते हैं बल का व्यंजक प्राप्त होता है, फॉर्मूला ऑफ फोर्स इज फाउंड फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब इसका मतलब क्या होता है ये समझना है। ये तो ठीक है कि ये दे दिया, हम लोग को ये भी ध्यान हो गया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, लेकिन एग्जाम में नहीं पूछता है। एनडीए के एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आता है। सिंपली क्वेश्चन को यदि एक कहना होगा तो कहेगा कि द इक्वेशन ऑफ मोशन दैट गिव्स द फॉर्मूला ऑफ फोर्स, वो सेकेंड लॉ है। फिर क्वेश्चन आएगा आपको, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स is the statement of Newton's first law, second law, third law। तो किसका? सेकेंड लॉ का एग्जांपल है ये, ठीक है, स्टेटमेंट है। तो ये दोनों यदि प्रश्न रहेगा तो बहुत आसान प्रश्न है, इसमें कुछ है नहीं। अब प्रश्न आता है कि ये प्रश्न है, लेकिन इस प्रश्न का तात्पर्य क्या है ये जानना है। प्रश्न का तात्पर्य क्या है?
तो संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होती है। ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, हम फोर्स अप्लाई करेंगे। तो फोर्स अप्लाई करने के बाद पता चलेगा कि इसका मास जो है वो कांस्टेंट है। मास कांस्टेंट होता है ना, मास कांस्टेंट होता है कि चेंजेबल होता है? चेंज होता है। कैसे, कैसे चेंज होगा? कुछ बोल देना है। दो गो तो ऑप्शन है दिए, तो दोनों में से एगो बोला तो गड़बड़ा गया तो वो कांस्टेंट हो जाएगा। एगो बोल दिया तो तुम भी बोल दिया। ये भी लिखवाए हुए हैं, ये भी आपको लिखवाया, सर्च करके बताया है। अच्छी बात है। कहाँ गया था घूमने उस दिन? पटने में ना हम भी थे, अकेले तो नहीं था तुम। ये देखो, ये है, इसमें अब बात करते हैं हम लोग कि ये ऑब्जेक्ट है, इसमें हम फोर्स अप्लाई किए तो कम फोर्स अप्लाई करेंगे तो यहीं गिर जाएगा, थोड़ा और फोर्स अप्लाई करेंगे तो वहां, और ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो पीछे तक चला जाएगा। चला गया। तो फोर्स जितना अप्लाई किया उस रिस्पेक्ट में वो क्या हुआ, उसका मोमेंटम चेंजेशन हुआ। इसका मतलब क्या होता है ये देखना है कि मास जो है वो कांस्टेंट होता है। कहां? इनर्शियल फ्रेम में। रुमाल नहीं है वो, मास जो है वो कांस्टेंट होता है इनर्शियल फ्रेम में। अब ये इनर्शियल फ्रेम किसको कहते हैं? तो हमने आपको बताया था कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जब पढ़ रहे थे, एक्सो एक्स डैश और वाईओ वाई डैश, उस समय में ऑब्जेक्ट यदि मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट यदि मूव कर रहा है और उसके आसपास का कोऑर्डिनेट एक्सिस सेम है तो उसको कहेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। जैसे हमारे आसपास की ये सारी चीजें क्या है, रुकी हुई है, तो ये कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। या फिर इसी को कहते हैं इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल का मतलब जड़त्वीय फ्रेम। जड़त्वीय फ्रेम में ऑब्जेक्ट क्या है, रुका हुआ है। अब क्या करते हैं कि यदि ये सब बदलने लगा, जैसे अंतरिक्ष में बदलने लगता है, अंतरिक्ष में तो कुछ भी फिक्स है नहीं और सब चीज लगातार बदलता रहता है, तो वहां पर मास चेंज करेगा। यदि किसी भी ऑब्जेक्ट को स्पीड ऑफ लाइट से फेंक दीजिएगा तो उसका मास चेंज कर जाएगा। फर्स्ट ईयर का एग्जाम हो गया, एक क्वेश्चन रहेगा एगो फिजिक्स ऑनर्स में, फर्स्ट ईयर में ही क्वेश्चन रहता है। डिराइव एन इक्वेशन इज इक्वल टू MC स्क्वायर को डिराइव करने के लिए पूछेगा, क्लासिकल फिजिक्स से। हाँ हाँ, न्यूटोनियन से नहीं पूछेगा, हाँ क्लासिकल से पूछेगा। हाँ, डिफ्रेंशिएट करने से वो नहीं आने जा रहा है, उसके लिए दो अलग अलग फार्मूला आएगा। L इज इक्वल टू L0 अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और M इज इक्वल टू M0 अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। दोनों को जोड़िएगा तो ये फार्मूला आएगा। तो वो सब आता है। तो कहने का मतलब है कि यदि किसी ऑब्जेक्ट को स्पीड ऑफ लाइट से फेंक देंगे, स्पीड ऑफ लाइट से फेंकेंगे तो उसका मास भी चेंज कर जाएगा, लेंथ भी चेंज कर जाएगा। तो मास चेंजेबल क्वांटिटी हो गया उस समय में। लेकिन हम लोगों को पढ़ना है मास को इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम में मास चेंज नहीं करता है, तो नहीं चेंज करता है तो मास तो जो है सो है। चेंज क्या किया? वेलोसिटी। और P इज इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। तो मास कांस्टेंट है तो वेलोसिटी चेंज करेगा, अर्थात जितना फोर्स अप्लाई करेंगे उसी रिस्पेक्ट में क्या होगा, वेलोसिटी चेंज करेगा। फोर्स कम लगाएंगे वेलोसिटी कम बदलाव होगा, फोर्स ज्यादा लगाएंगे वेलोसिटी ज्यादा बदलाव होगा, मीन्स एक्सेलरेशन करेगा। अब क्वेश्चन ये आता है, अब कहिएगा ये सब तो क्वेश्चन आता नहीं है, तो क्वेश्चन आता क्या है? तो क्वेश्चन आता है इम्पल्स का। इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इंटू डेल्टा टी, मतलब इम्पल्स बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू फोर्स।
इम्पल्स बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स। अब ये इम्पल्स बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू फोर्स का मतलब क्या होता है? अब ये इम्पल्स किस चिड़िया का नाम है भाई, होता क्या है इम्पल्स? तो इसको देखने के लिए हम लोग को ध्यान ये देना होगा कि हम लोग सॉकर देखते होंगे गाड़ी में, होता है। अब हमारा साइकिल या गाड़ी जो है वो चल रहा है, बाइक चल रहा है, और बाइक चलने के बाद गड्ढा में जाकर के गिरा, तो गिरेगा तो क्या होगा, ये स्प्रिंग जो है वो एक जर्क लगाएगा, फिर ऊपर आएगा। मीन्स टाइम ड्यूरेशन को क्या करा देगा, बढ़ा देगा। इम्पैक्ट टाइम बढ़ जाएगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि हम क्या कर रहे हैं, अभी रोहन को एक झापड़ मारेंगे खींच के। मारने का तरीका बताते, दो तरीका हो सकता है। एक तरीका ये, चोट लगता है, दूसरा तरीका ये। तो दो तरीका से मारे, एक तरीका ये कि मतलब टाइम बढ़ा दिए, टाइम बढ़ा देंगे तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और हम क्या किए कि टाइम घटा दिए तो चोट लग गया, तो फोर्स क्या हो गया, बढ़ गया। यही है इम्पल्स। अभी दुर्गा पूजा में कुछ लोग खरीदेते हैं मोबाइल, कुछ लोग दिवाली छठ में खरीदेंगे। उसमें क्या होता है, हवा भरा हुआ बैलून रहता है रखा हुआ अंदर में, प्लास्टिक। वो प्लास्टिक वही काम करता है टाइम ड्यूरेशन को बढ़ा देने का। दीपावली में आप लोग मूर्ति खरीदने जाइएगा, मूर्ति जो है वो कागज के छोटा छोटा बुरादा के बीच में रखा हुआ रहता है, सेब भी रखा रहता है, उसके बाद फोम पे भी रखा रहता है सेब, कि वो गिरे तो चोट ना लगे, इम्पैक्ट ना हो। इम्पैक्ट ना होगा तो वो क्या होगा, ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी होगा उसका, ज़्यादा दिन तक चलेगा, ज़्यादा समय तक चलेगा। तो इम्पल्स समझ में आया। अब एक क्वेश्चन आता है कि आपको गिरना तो है ही, आप मान लिए 3rd फ्लोर पे है और यहां से आपको कूदना है। एक तरफ सरफेस है, फर्श, और एक तरफ बालू है, किस पे कूदिएगा, बहुत अच्छा। एक तरफ सरफेस है, एक तरफ गिट्टी है, किस पे कूदेगा, गिट्टी पर कूदेगा। क्या होगा, स्क्रैचेज आएंगे लेकिन पैर नहीं टूटेगा। स्क्रैचेज आ जाएंगे पैर पर लेकिन टूटेगा नहीं। तीसरी स्थिति है, एक तरफ बालू है एक तरफ पानी है, किसमें कूदेगा? कुछ बोलेगा बालू पर, क्या कि उसको तैरने नहीं आता है। पानी में कम चोट लगेगा। और तैरने किसको किसको आता है इसमें से? 3-4 लोगों को आता है तैरने। तो जिसको जिसको तैरने आता है वो लोग, वो बॉयज लोग थोड़ा ज्यादा किए होंगे। तालाब में तैरना सीखा होगा या नदी में, हाँ? नहर में। आई लोग का एगो बीमारी क्या है मालूम है, पेड़ पर चढ़ जाता था तब कूदता था पानी में, पुल पर से। तब पुल पर से जब कूदता था तो शुरू शुरू में जब एक्सपीरियंस नहीं था तो ऐसे कूदता था, और ऐसे कूदा तो इस पर चोट लगा 1-2 बार। उसके बाद बोला अब ऐसे नहीं कूदेंगे, तो ऐसे कूदेंगे, या तो पैर के सहारे या फिर सर के सहारे। सर के सहारे रिस्क होता है कि सरफेस यदि कम है तो जाकर के सर में चोट लग जाता है, इसके कारण लोग पैर के सहारे कूदते हैं और जाकर के पैर को मोड़ लेते हैं अंदर में, इम्पैक्ट कम होता है तो आसानी से बच जाता है। तो हुआ क्या कि टाइम ड्यूरेशन पानी में बढ़ गया, पानी में टाइम ड्यूरेशन बढ़ गया तो चोट आपको कम लगेगा। गर्ल्स लोगों को पेड़ पर चढ़ के कूदने का मौका नहीं मिलता, वो तो तैर लिए वही बहुत है। ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। तो सेकेंड लॉ में एग्जांपल क्या क्या हो गया, क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा बॉल को कैच करते समय हाथ को पीछे की ओर खींचना। याद होगा पिछला बार जब विराट कोहली आउट हुआ था तो मारा, हाथ में बॉल आ गया, आउट हो गया बेचारा, यही हुआ था ना, नहीं ना? नहीं, वो बॉलिंग करा करके और वो मारा बॉल को, और अपना हाथ बचने के लिए हाथ ऐसे किया है वो। हाँ, रोहित शर्मा था, अच्छा, रोहित शर्मा को आउट किया था ग्लेन मैक्सवेल। ऐसे हाथ किया, उसके हाथ में बॉल आ गया, और भी सदमा में है कि कैसे आउट हो गया। अच्छा, बहुत पहले बोले नहीं, क्या भुला जाता है चीज। तो ये हो गया। पिछले दिन कैच किया है विराट कोहली का बाउंड्री पर जाकर के, हाँ, 30 यार्ड था, 40 यार्ड पर, वहां पीछे का काफी था बाउंड्री, पीछे का बाउंड्री 40 यार्ड पे ही था उसमें, हाँ, पीछे का बाउंड्री 80 यार्ड का आगे का बाउंड्री था।
साउंड, अच्छा हो सकता है, हम बोले ना क्रिकेट नहीं देखते हैं। तो ये हो गया। तो यहां पर क्या हुआ कि फोर्स और डेल्टा टी टाइम का इनवर्स रिलेशन है। कभी क्रिकेट खेले हैं? अच्छा वो खेलवे नहीं किए। क्रिकेट जब खेलते होइएगा और ड्यूज बॉल से खेलिए, ऑफ शॉट पर ड्यूटी कीजिए, बॉल गोली की रफ्तार से निकलता है, जब वहां मारेगा तो उसके बाद वो गोली की तरह से निकलेगा। तो हाँ वहां बहुत स्पीड निकलता है जब बल्ला से लगता है। तो जो लोग वहां होते हैं खिलाड़ी, वो बहुत एक्सपर्ट कैच करने वाले होते हैं। पता चला ऐसे करके कैच कर रहा है वो, बॉल आया तुरंत ऐसे कैच किया, नहीं तो उसको खुद लगेगा बेचारा वही बेहोश हो जाएगा वो। तो यहाँ आया तुरंत ऐसे पकड़ लिया। हाथ पीछे आना चाहिए, हाथ पीछे नहीं आएगा तो क्या होगा, फोर्स मैक्सिमम हो जाएगा। जैसे ही टाइम बढ़ाएगा तो फोर्स कम हो जाएगा। तो यही क्वेश्चन आता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि एक बात बताइए कि जब हम लोग दीपावली का मूर्ति खरीदने जाते हैं तो मूर्ति को कागज में रखा हुआ रहता है, क्यों? हाँ ये क्वेश्चन आया हुआ है। फोर्स कम करने के लिए, मीन्स टाइम बढ़ा देगा तो फोर्स कम हो जाएगा। सॉकर का प्रयोग वाहनों में क्यों होता है? फोर्स कम करेगा, टाइम बढ़ा देगा। तो ये सब क्वेश्चन है सेकेंड लॉ का। अब इसके बाद आता है थर्ड लॉ। तो थर्ड लॉ की जब बात करेंगे तो सिंपल सा स्टेटमेंट है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया के विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया होती है। जैसे जितना जोर से दीवार को हम मारे थे, दीवार भी हमको उतना ही जोर से मारा था। अच्छा ठीक है, मतलब जितना जोर से हम आपके गाल पे झापड़ से मारेंगे उतना ही जोर से आपका गाल भी हमारे हाथ पर मारेगा, लेकिन आपका गाल फूल जाएगा, मेरे हाथ को कुछ नहीं होगा। कारण ये है, ये स्किन जो है ना और हाथ का स्किन बहुत अंतर है। गाल का स्किन जो है वो हाथ के स्किन की तुलना में मुलायम होता है, इसके कारण गाल का स्किन फूल जाता है। तो ये तीसरा नियम में सबसे ज्यादा ध्यान देने वाले बात है कि एक्शन और रिएक्शन जो होगा वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होता है। एक्शन और रिएक्शन कभी भी एक ऑब्जेक्ट पे नहीं होता है। एक्शन दीवार पे होगा तो रिएक्शन मेरे हाथ पे होगा। तो एक्शन रिएक्शन कभी भी एक ऑब्जेक्ट पे नहीं होता है। ये दो चीजें याद रहेंगी। अब इतना भी यदि याद रह गया तो ये न्यूटन का नियम याद हो गया। एग्जाम्पल लिख के ले आइए सबका 15-15 को, और ये आप ही लोग लिख के लाए हैं, और तो कोई लाया नहीं है लिख के। तो इसके बाद जो स्टार्ट करते हैं हम लोग उसको कहते हैं लिफ्ट का कॉन्सेप्ट। लिफ्ट भी बताए थे, लिफ्ट बताए थे, ऊपर जाता है नीचे जाता है, ऊपर जाता है तो भार बढ़ जाता है, नीचे आता है तो भार घट जाता है। इसके बाद एक चीज और बताए थे आपको, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम नहीं, लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम नहीं बताए थे। देखिए कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। मोमेंटम इज इक्वल टू होता है P इज इक्वल टू एम भी, और लीनियर का मतलब होता है एक लाइन में। लीनियर का मतलब क्या हो गया, एक लाइन में, और मोमेंटम का मतलब हो गया मास इनटू वेलोसिटी। कोई आपत्ति? अब क्या हुआ कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करते हैं, मान लिया कोई रॉकेट छोड़ रहा है, रॉकेट छोड़ रहा है, यहाँ पे ये फ्यूल है। फ्यूल जलने के बाद क्या होता है कि सारा इसके अंदर का धुआं इसमें स्टोर हो जाता है। हाँ, और धुआं जब इसमें एक्सेस प्रेशर होगा तो यहाँ पर भाल्व लगा हुआ होता है, ये भाल्व नीचे की ओर प्रेशर क्रिएट करता है, तो ये नीचे की ओर छोड़ेगा और तब ये ऊपर की ओर उड़ेगा। प्रेशर कुकर देखे हैं? देखे हैं ना, बहुत अच्छा, अच्छा बहुत अच्छा करते हैं। प्रेशर कुकर में,
ये हैंडल होता है, हैंडल में यहाँ पर एक रबर का लगा होता है, क्या कहते हैं उसको? बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं। उस वाल्व का काम क्या है? क्या? बोलो संगीत, क्या है उस वाल्व का काम? पता है वाल्व के बारे में? पहले क्या होता था ना, हॉकिंस कंपनी यहाँ पर वाल्व बनाता था, ठीक है, अब नहीं बनाती है। तो यहाँ पे आगे की ओर ये वाल्व, यहाँ हमारे पास वो प्रेशर कुकर है। इसके साथ हुआ होता क्या था ना कि शुरू शुरू में जब प्रेशर कुकर आया था तो लोगों को ज़्यादा ज्ञान था नहीं। मान लिए जो बॉयज लोग होते हैं वो रोज कुकर का ढक्कन साफ नहीं करते, खाना बना लेगा वैसे ही ढक्कन रख देगा, अगला दिन फिर उसी को लगा चला देगा। तो ऐसा होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि मान लिया कि घर में भी ऐसी स्थिति कभी क्रिएट हो गई, ढक्कन नहीं धोआया, वैसे घर में अभी देखिएगा कि जब कुकर का यूज करते हैं तो ढक्कन को आधे घंटे के लिए लोग पानी में डाल देते हैं कि कुछ है वैसा, तो वो सब रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ पर वाल्व होता था, तो ये ढक्कन का जो ये नॉब होता है सीटी वाला, वो नॉब यदि किसी कारण से जाम हो गया, ठीक है, तो जब इसके अंदर में नीचे से आप आग दे रहे हैं तो एक्सेस प्रेशर क्रिएट हो रहा है, और ऊपर तो उसका सीटी बंद है, तो क्या करेगा ज्यादा प्रेशर? फटेगा कुकर, तो फटेगा, उससे पहले ही फट जाता था। और ये रबर रहता है, ठीक है, ये फट जाता है, हार्ड रबर रहता है, स्टील के साथ बंधा हुआ, तो ये फट जाता है, और फटने के बाद क्या हो गया कि कुकर बच गया। तो शुरू शुरू में जब यहाँ पर आया था ना, तो कुछ लोग देखते थे कि काहे नहीं सीटी मार रहा है, तो कई बार एक्सीडेंट हुआ लोगों का। इसके कारण इसके बाद डाल दिया गया इस मैग्नीशियम के नीचे, ये जो होता है ये बहुत हार्ड होता है, इसके नीचे भले ही टेढ़ा हो जाएगा, हाँ यहाँ पर आता है डंटी के जस्ट नीचे, तो उड़ेगा भी यदि तो वो कुछ नहीं होने जा रहा है, सामने वाले इंसान को कोई इफेक्ट नहीं करेगा। अब ये इसीलिए हो गया कि अंदर में जब एक्सेस प्रेशर हो गया, तो जब एक्सेस प्रेशर हो गया, रिलीज होने का जगह मिल नहीं रहा है, तो रिलीज होने के लिए ये जगह क्रिएट कर दिया, कुकर आपका बच जाएगा। और हमको लगता है ना कि एक विद्यार्थी जीवन में एक बार ही कुकर लोग खरीदता है, अच्छे कंपनी का कुकर एक बार हॉकिंस का खरीदेगा, 15 साल 20 साल चलता है, उससे ज़्यादा ही चलता है, कम नहीं चलता है। आज भी हमारे बाबूजी के विद्यार्थी जीवन का कुकर मेरे पास रखा हुआ है घर पे। हाँ, उस समय का कुकर आज रखे हुए। घड़ी को आती क्या बोलते हैं, रेडियो को तो हम डुबा दिए पानी में, नहीं यूज होता है, आज भी यूज होता है वो। अब देखो यहां पर क्या हुआ, इधर पहले केस में मास इनटू वेलोसिटी का टर्म की बात करेंगे, तो ये m है, ये v है, तो मास यहां पर क्या है, बहुत ज्यादा है, वेलोसिटी बहुत कम है, जीरो नहीं लेंगे, जीरो लीजिएगा तो ये टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो m इंटू भी, इसको m1 कर दीजिए, इसको v1 कर दीजिए, और जब ऊपर जाएगा उड़ के तो वहां पर मास क्या हो जाएगा, कम, और वेलोसिटी क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा, तो इसको m2 कर दीजिए, v2 कर दीजिए। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कहता है m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2, m1 v1 इज इक्वल टू क्या होगा, m2 v2, यही कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है। अर्थात पहले केस में मास बहुत ज्यादा था, वेलोसिटी बहुत कम है, दूसरे केस में ये सब जलता जाएगा, नीचे गिरता जाएगा, तो मास कमता जाएगा और वेलोसिटी बढ़ता जाएगा। तो किसी भी स्थिति में जब देखेंगे हम लोग, तो m1 जो है v1 का मल्टीप्लीकेशन बराबर m2, और v2 का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, बराबर होता है। यही कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कहलाता है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कोई आपत्ति तो बताइए, किसी को कोई आपत्ति है तो बताइए। स्पेस के लिए ये सब नियम है।
अब कहिएगा स्पेस के लिए काम आएगा, तो एक बात बताइए हमको। बात ये है कि अंतरिक्ष यान इतना बड़ा होता है और रिपेयरिंग करने के लिए कितना बड़ा पेचकस से रिपेयरिंग कर सकता है, कोई नट वट कसना है। तो स्पेस शिप यदि वो रड जो है, वो नट स्क्रू ड्राइवर जो है, यदि उसके हाथ से छूट गया एस्ट्रोनॉट के हाथ से, तो जितना वेलोसिटी से वो स्क्रू ड्राइवर लेफ्ट की ओर जाएगा, पूरा स्पेस शिप उतने ही वेलोसिटी से राइट की ओर जाएगा, ड्राइवर से भी। मतलब यह हो गया कि जितना फोर्स उधर लगेगा उतना ही फोर्स इधर भी लगना होगा। तो इसका मतलब यह होता है कि न्यूटन का तीसरा नियम को लागू होने में कभी भी मास इफेक्ट नहीं करता है, मास का कोई इफेक्ट नहीं है। स्पेसशिप उतना बड़ा, स्क्रू ड्राइवर इतना सा छोटा, फिर भी यदि ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा से उधर गया तो पूरा स्पेसशिप आएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा से। अंदर से सामान कहां फेंकेगा, बाहर कैसे फेंक देगा? स्पेसशिप का ये मतलब नहीं है कि जो हवा आता जाता रहता है, चारों तरफ से लॉक होता है, अंदर हाई प्रेशर होता है, उसमें ऑक्सीजन होता है। स्पेस में कुछ ऑक्सीजन है नहीं। अरे स्पेसशिप से बाहर बोले थे, जाकर के स्क्रू ड्राइवर टाइट कर रहा था। ठीक है, अब मान लिया कि हाथ से कुछ फेंक देता है उधर, जिस वेलोसिटी से उधर फेंकेगा उसी वेलोसिटी से पूरा इधर आएगा। कभी जाकर के देखिए लॉस्ट इन स्पेस, या फिर कभी जाकर के ग्रेविटी देखिए। ग्रेविटी मूवी में यही सीन है कि स्क्रू ड्राइवर इधर जाता है तो ये भी इधर चला जाता है, उसका रस्सी टूट जाता है, खुल जाता है रस्सी, तो बेचारा वो हवा में उड़ जाता है और रोकियो नहीं पाता है। तो हाँ, उसी में जब तक स्पेस सूट में ऑक्सीजन है तब तक चलेगा, स्पेस सूट का ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा तो मर जाएगा। और आपको यदि स्पेस सूट के बिना स्पेसशिप से फेंक दिया जाए बाहर, तो कितना देर में आप मर जाइएगा? मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड में पूरा बॉडी आपका फट जाएगा। क्योंकि आप लोग पढ़िएगा एनवायरमेंटल प्रेशर का कॉन्सेप्ट, उस समय बताएंगे कि हमारे ऊपर जो है एच रोज ही काम करता है, या फिर HGH काम करता है। यही है एच रोजी, ये डेंसिटी ऑफ एयर है, ये जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और H हाइट है। अब इसमें होता क्या है कि हमारे ऊपर यहाँ पर तो प्रेशर है एनवायरमेंट का, हमारे ऊपर अर्थ के ऊपर में एनवायरमेंटल प्रेशर नीचे की ओर एक्ट कर रहा है ना। तो क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि एक बात बताइए, हमारे ऊपर एनवायरमेंटल प्रेशर लग रहा है, तो एनवायरमेंटल प्रेशर के कारण हम लोग स्क्यूज क्यों नहीं हो जाते हैं? हम लोग चूरा बन जाना चाहिए, टमाटर जैसे पिचक जाता है वैसे पिचक जाना चाहिए, क्यों नहीं ऐसा होता है? क्या हुआ? नहीं, प्रेशर बहुत है। जितना प्रेशर वो इन्वायरमेंट हम पे लगाता है ना, उससे ज्यादा प्रेशर हमारा हाथ हमारे स्किन पे लगा रहा है। हमारे अंदर जो वाटर है, ब्लड है, वो हमारे स्किन पे प्रेशर लगा रहा है, और वो जो प्रेशर होता है वो इन्वायरमेंटल प्रेशर से ज्यादा है। इसीलिए जैसे जैसे हम हाइट पर जाते हैं नाक से ब्लड आना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारे शरीर का सबसे कमजोर नस जो है यही वेनम है, नाक वाला नस सबसे कमजोर नस है, और सबसे पहले वही फटता है, इसलिए नाक से ब्लड आना शुरू हो जाता है। और ऊपर जाइएगा कान से ब्लड आएगा, उसके बाद तो बोले अंतरिक्ष में जाएगा तो पूरा तो बॉडी फट जाएगा, जाइए नहीं पाएगा। ये भी बात सही है। तो किसी को कोई आपत्ति कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में तो बताइए। अब रॉकेट जब चलता है तो पूछेगा कि रॉकेट जब प्रोपल्सन होता है तो कौन सा नियम न्यूटन का लागू होता है? रॉकेट प्रोपल्सन में न्यूटन का कौन सा नियम? तो इसमें सेकेंड लॉ भी काम करता है और थर्ड लॉ भी काम करता है। अब कहिएगा कि सेकेंड और थर्ड दोनों कैसे काम करेगा? तो सेकेंड लॉ बराबर होता है P इज इक्वल टू mv। तो P इज इक्वल टू mv मोमेंटम के लिए मास इनटू वेलोसिटी। दूसरा थर्ड लॉ होता है एक्शन रिएक्शन। तो मास यहाँ पर कम है, ज्यादा है, वेलोसिटी कम है, ऊपर जाएंगे तो मास कम हो जाएगा, वेलोसिटी ज्यादा हो गया। सेकेंड लॉ। थर्ड लॉ में क्या होगा कि जितना प्रेशर से नीचे की ओर फोर्स लगाएगा उतना ही फोर्स से ऊपर की ओर जाएगा। तो ये थर्ड लॉ लगा। अब कुछ पूछेगा कि बंदूक चलाते हैं
बंदूक चलाइएगा यहाँ रख के, यहाँ रख के आप लोग बंदूक चलाइएगा तो बंदूक का गोली जो है उधर की ओर जाएगा और बंदूक पीछे की ओर आता है, जिसको कहते हैं कौन सा फोर्स, रिक्वायल फोर्स। तो रिक्वायल फोर्स के लिए कौन सा नियम लागू होता है, सेकेंड थर्ड दोनों, P इज इक्वल टू एम भी, उधर भी P, तो भी क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ही है। अब क्या हुआ कि बुलेट का मास कुछ भी होगा, बुलेट का वेलोसिटी कुछ भी होगा, तो गन का मास कुछ भी होगा, गन का वेलोसिटी कुछ भी होगा, तो ये इधर होगा, ये इधर होगा। कहेगा कि 7 किलो का एक गन है और उसका वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड से वो पीछे की ओर जा रहा है। बुलेट जो है वो 50 ग्राम का है, तो बताइए कि कितना वेलोसिटी से आगे की ओर जाएगा, नहीं निकल जाएगा। किलोग्राम को ग्राम में चेंज कर देंगे, 7000 गुने 3 और यहाँ 50 ग्राम है तो 50 ग्राम गुने x, दोनों को बराबर कर देंगे, होगा कि नहीं। काट दीजिए, आंसर आ जाएगा, जो भी आएगा आंसर आ जाएगा। और सिंपल सा ये क्वेश्चन एग्जाम में एगो आता है एयरफोर्स में, एयरफोर्स के एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन आता है। एनडीए में न्यूमेरिकल्स सिर्फ v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। कभी काल यही जी के केस में आ जाता है, कभी काल रेसिस्टेंस निकालने के लिए पूछ देता है, कभी काल इस बार हीट वाला पूछ दिया था। तो क्वेश्चंस कभी काल इजी क्वेश्चंस होते हैं एनडीए। तो ये हो गया। अब ध्यान देना है ये कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हमेशा दिमाग में रखना है। लीनियर मोमेंटम में बस ध्यान यही रखेंगे कि P इज इक्वल टू एम होता है, मास इंटू वेलोसिटी, जितना इधर होगा उतना ही इधर भी होगा। यदि बंदूक से गोली चलेगा तो गोली चलने के बाद बंदूक से गोली इधर जाएगा तो गोली का मास इंटू जो वेलोसिटी होगा वो गुना होगा गन का मास इंटू वेलोसिटी से। जो लोग शार्प शूटर्स होते हैं या बहुत अच्छे फायरिंग करने वाले लोग होते हैं उनको यहाँ पर दाग हो जाता है, इतना ज़्यादा वो यूज करते हैं ना राइफल का, यहाँ पर उन लोगों का दाग हो जाता है। जो भी एजेंट हो, हम तो किसी को आज तक नहीं देखे, ठीक है, हम नहीं देखे किसी को ऐसा कि यहाँ पर दाग है, ऐसे हम किसी को नहीं देखे हैं। तो जो आर्मी वाले लोग होते हैं वो लोग देखते होंगे किसी को, जो लोग एक्सेस यदि फायरिंग करते होंगे उन लोगों के लिए, नहीं तो नॉर्मल वालों को तो पता चलता है बंदूक को छोड़ने के लिए 6 महीने में एक बार मिलता है। कोई आपत्ति तो बताइए। किसी को कोई आपत्ति तो बताइए। क्वेश्चन बनाइएगा। बहुत होशियार है आप लोग। अब अगला टर्म यूज होता है फ्रिक्शन। न्यूटन का तीसरा नियम और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के बाद एक प्रश्न आया था। प्रश्न ये है कि हम जितना बल से पृथ्वी को नीचे की ओर धक्का देते हैं, पृथ्वी भी उतने ही बल से हमको ऊपर की ओर धक्का देती है। तो क्वेश्चन ये कहता है तो फिर हम लोग चलते कैसे हैं। नियम ये है कि जितना जोर से पृथ्वी को धक्का दे रहे हैं, पृथ्वी भी उतने ही जोर से हमको धक्का दे रही है, तो हम लोग चलते कैसे हैं।
हेलो, तो फ्रिक्शन की बात करते हैं। फ्रिक्शन में अभी डिफिनेशन ये दे रहा था उस समय कि फ्रिक्शन होता क्या है। तो कोई भी फोर्स यदि एक्शन इधर होगा तो उसका रिएक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है। एक्शन जिधर होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन होता है। तो अपने सीट पर कहा था और इधर हाँ, तो एक्शन उधर हुआ, रिएक्शन उसका इधर हुआ, तो इसी को कहते हैं हम लोग फ्रिक्शन। मींस मोशन का जो अपोजिशन होगा, मोशन को जो अपोज करेगा वही क्या कहलाएगा, फ्रिक्शन कहलाएगा। अब फ्रिक्शन जब हम लोग पढ़ते हैं तो फ्रिक्शन को दो भागों में बांट देते हैं। पहला होता है स्टैटिक फ्रिक्शन और दूसरा होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन में होता है लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, काइनेटिक में होता है दो, स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स और रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स। अब ये होता क्या है ये जानना जरूरी है। होता तो है, ये बात पता है, होता क्या है ये जानना है। फ्रिक्शन का मतलब हो गया घर्षण। कोई भी एक्शन होगा तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट करेगा उसको क्या कहते हैं हम लोग, फ्रिक्शन कहते हैं, घर्षण कहते हैं। फोर्स यदि इधर लग रहा है तो फ्रिक्शन इधर की ओर लग रहा है। हम लोग आपस में हाथ को रगड़ते हैं तो ये गर्म हो जाता है, ये भी क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स। जो क्या कहेंगे हम लोग, फ्रिक्शनल फोर्स। अब स्टैटिक का मतलब क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स होता क्या है। स्टैटिक को हिंदी में कहते हैं स्थैतिक घर्षण बल। क्या कहते हैं, स्थैतिक, स्थैतिक घर्षण बल। अब स्थैतिक का मतलब क्या होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट यदि अपनी ही स्थिति में रहेगा तो स्थैतिक कहलाएगा, मतलब रुका हुआ रहेगा तब, अर्थात रेस्ट पोजीशन में होगा तब। कहेगा कि ये कंप्यूटर रखा हुआ है इस टेबल पे, तो इस पर कौन सा फोर्स लग रहा है, तो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स।
माउस रखा हुआ है तो कौन सा फोर्स लग रहा है? स्टैटिक फ्रिक्शनल। ये बेंच डेस्क रखा हुआ है तो कौन सा फोर्स लग रहा है? स्टैटिक फ्रिक्शनल। तो कहिएगा ये तो ठीक है, हम समझ गए, तो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स क्यों लगता है? तो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स लगने के लिए जिम्मेदार है लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं सीमांत घर्षण बल। सीमांत घर्षण बल, जैसे रोहन जो है घर से जब निकलता है बाहर, तो अभी मान लिए यहाँ है, घर पर गया छुट्टी में, तो चला जाता है क्रिकेट खेलने। तो एक दिन निकला तो घर से मम्मी रोक दी, कहाँ जा रहा है? ठीक, तो रुक गया। दूसरे दिन निकला फिर रोक दी, तीसरे दिन निकला फिर रोक दी, चौथे दिन निकला फिर रोक दी। 5-7-10 दिन के बाद बोला कि ना आज बर्दाश्त नहीं हो रहा। बोले कि जाए रुको, पर नहीं हम जाएंगे, हम चल दिए। जब तक ये रुक रहा था तब तक इस पर लिमिट लगा हुआ था, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स लगा हुआ था। जब ये अपोज करना शुरू कर दिया तो क्या हो गया? काइनेटिक हो गया। क्या हुआ? इसको कहते हैं क्या? ये है क्या? डेस्क। इस डेस्क पर क्या करते हैं? इस मोबाइल को उठाते हैं। जहां तक ये रुका हुआ है वहां तक ये स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स में। रुको ना, यहां पर क्या हुआ? ये ऑब्जेक्ट है रखा हुआ, इसको उठा रहे हैं उठा रहे हैं उठा रहे हैं, तो इसका एक विरोध फोर्स, अपोजिट फोर्स लग रहा है, लग रहा है लग रहा है, रोके हुआ है। एक सर्टेन टाइम के बाद लिमिट से बाहर हो गया तो ये गिरना शुरू हो गया। तो जहां तक किसी भी ऑब्जेक्ट को रोक करके रखा जाता है तो मैक्सिमम फोर्स जो कि ऑब्जेक्ट को रोक करके रख रहा है उसको कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। जैसे हॉस्टल से निकलने के समय तुम लोग का होता है, हॉस्टल से निकलने के समय में रोक रहे नहीं निकलना है। एक बार थोड़ा गुस्सा आया, दूसरी बार थोड़ा और गुस्सा आया, तीसरी बार और गुस्सा आ गया, चौथे बार जा जो करना है कर लेना, हम जा रहे हैं। मेरा था ना रात में 10 बजे, उसका 10 बजे निकलना शायद बंद हो गया था। एक दिन 10 बजे ये लोग मिला हमको, हम जा रहे थे सर के घर पे, तो गए, बातचीत होते होते बोले अरे फलाना मिला हुआ था। 10 बजे? हाँ। तुरंत फोन लगा दिए, सर कहाँ दिख रहा है ये? उनको सुना दिए। उसका 10 बजे निकलना बंद हो गया सबका। 12 बजे हम नहीं ना रहते हैं रोड पर, जहाँ हम रहते हैं वहाँ तुम्हारा रीच है नहीं। तो क्या हुआ कि स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स का मतलब हो गया कि कोई भी ऑब्जेक्ट को रोक करके रख रहा है तो ये मैक्सिमम फोर्स है जो कि उसका अपोजिंग फोर्स काम कर रहा है और वो ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है? रोक करके रख रहा है, उसको कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। मतलब जब तक किसी ऑब्जेक्ट पर लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स लगता रहेगा वो ऑब्जेक्ट क्या होगा? रेस्ट में रहेगा। ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्ट यदि लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा फोर्स एक्ट करता है तब क्या हो जाएगा? काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स। और काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स भी दो प्रकार का, एक है स्लाइडिंग, एक है रोलिंग। स्लाइडिंग मतलब सर्पी इसको कहते हैं, सर्प जैसे चलेगा, और रोलिंग मतलब ये रोल करते हैं। आप लोगों को जब कहा जाता है बॉडी को खींच के क्या कहते हैं? स्क्रॉल करना। स्क्रॉल करने में कहते हैं तो स्क्रॉल करने में ज्यादा मेहनत लगता है, पूरा बॉडी को खींचना पड़ता है। लेकिन कहते हैं कि रोलिंग करो तो मार देता है फटाफट, उलट के पहुंच जाता है। तो रोलिंग में कम फोर्स लगता है, स्लाइडिंग उससे ज्यादा लगता है। और सबसे ज्यादा फोर्स किस में लगेगा? स्टैटिक। कोई आपत्ति? कोई आपत्ति? तो पूछता है परीक्षा में विच फोर्स इज मैक्सिमम? स्टैटिक, उसके बाद स्लाइडिंग, उसके बाद रोलिंग। कहता है बॉल एंड बेयरिंग, ये यूज होता है साइकिल में। वो क्या करता है? स्लाइडिंग को रोलिंग में चेंज कर देता है। बॉल बेयरिंग क्या करता है? स्लाइडिंग को रोलिंग में चेंज कर देता है। बॉल फूट जाता था साइकिल का तो उसके बाद खटर 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 करता था, स्पीड कम हो जाता था, फिर जाते थे आप लोग बनवाते थे उसको तो स्मूथली चलता था उसके बाद। तो बॉल बेयरिंग क्या कर दिया? स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स को रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स में
चेंज कर दिया। कोई आपत्ति? आपका प्रश्न होगा तो ये तो बस बता रहे हैं, लिख तो रहे नहीं, यही ना आपका प्रश्न होगा। अरे क्या सोच रहे हैं बताइए, सोच कुछ रहे हैं आप? नहीं तो सोच रहे हैं कि खाली ये बता रहे हैं, कॉपी में तो कुछ लिख नहीं रहे हैं हम लोग। तो एक तो ये पीडीएफ आपको मिलता है, आप लोग देखते हुए क्लास के बाद मिल जाता है। दूसरा तरीका है कि जो हम ये अभी बता रहे हैं वो सब लिखा हुआ है, तो उसको आपको पीडीएफ मिल जाएगा, तो लिख लेना है, फिर जो दिक्कत होगा फिर पूछ लेना है। अगला बैच से जिंदगी में तैयारी करने के लिए कभी भी आपके पास समय पर्याप्त नहीं होगा, कभी नहीं होता है। आज जो सोचेगा ना तो तुमको लगेगा कि बाप रे बहुत सिलेबस है, अभी कुछ तैयारियां नहीं है। और एनडीए के एग्जाम के 3 दिन पहले भी सोचेगा तो ये तो यही लगेगा। तो आपके पास एग्जाम देने का कभी भी पूर्ण तैयारी नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है पूर्ण तैयारी। हाँ, आप मैक्सिमाइज तैयारी करते हो और एग्जाम में बैठते हो, मैक्सिमम तैयारी करके एग्जाम में बैठ जाते हो, होना होता है तो उसी से हो जाता है। तुम्हारा तो अलग ही एगो स्वैग है, सब एग्जाम में बैठ जाओ, कोनो ना कोनो तो हो ही जाएगा। अब देखिए कि एक टर्म इसमें यूज होता है, अच्छा इसमें एयरफोर्स वाला कौन सा है? ये जो थीटा एंगल है ना, इस थीटा एंगल को एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं, एंगल ऑफ रिपोज। कोई भी ऑब्जेक्ट यदि नीचे की ओर स्लाइड कर रहा है तो इस एंगल को क्या कहते हैं? एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। एग्जाम में फ्रिक्शनल फोर्स का जब क्वेश्चन आता है तो फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्शन फोर्स के। रिएक्शन जो है, एक्शन और रिएक्शन तो दोनों बराबर होता है, तो ये क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं? एफ आर इज इक्वल टू म्यू आर, तो म्यू इज इक्वल टू एफ आर बाई, यही म्यू जो है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है। और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सब में होगा, जैसे स्टैटिक में भी होगा, काइनेटिक में भी होगा, स्लाइडिंग में भी होगा, रोलिंग में भी होगा। मतलब स्टैटिक में भी होगा, स्लाइडिंग में भी होगा, रोलिंग में भी होगा। और वो भी हमको लगता है निकला हुआ है, सब अलग अलग आपकी कॉपी में। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सबका अलग अलग। नहीं निकला होगा, एयरफोर्स में आता है ये, तो हम लोग लिखवाते हैं म्यू एस इज इक्वल टू, म्यू एस इज इक्वल टू लिमिटिंग बाई नॉर्मल फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स बाई नॉर्मल फ्रिक्शन फोर्स। यही तो यहाँ लिखे हैं। फिर काइनेटिक में भी यही चीज होता है, म्यू के इज इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स बाई नॉर्मल फ्रिक्शन फोर्स। फिर रोलिंग में भी होता है, स्लाइडिंग में भी होता है, सबका अलग अलग फार्मूला डिराइव होता है। और एम जी कॉस थीटा और एम जी साइन थीटा के केस में बनता है, एफ बराबर म्यू एम जी होता है। अब क्वेश्चन आता है, हे रोहन, क्वेश्चन आता है रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स का कॉज क्या है? व्हाट इज द कॉज ऑफ रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स? बोलिए। अच्छा एक बात बताओ,
स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स हो और रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स हो, सेम मैग्नीट्यूड का हो, तो कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा? स्लाइडिंग ज्यादा होगा, रोलिंग कम होगा। सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स है, स्लाइडिंग भी है, रोलिंग भी है, तो स्लाइडिंग क्या होगा? ज्यादा होगा, रोलिंग क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। स्लाइडिंग में ज्यादा फोर्स लगता है, रोलिंग में उससे भी कम फोर्स लगता है। हाँ, रोलिंग में तो बस पलटते जाओ, बात खत्म। रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के। रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के। जो चक्का रोल कर रहा है ना, उसके रेडियस का इनवर्स रिलेशन होता है। मतलब फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा करना है तो चक्का छोटा करना होगा, फ्रिक्शनल फोर्स कम करना है तो चक्का बढ़ाना होगा। ज्यादा तेजी से भागता है, तेजी से भागता है रेडियस के कारण। कौन झूठ बोल रहा है? देखते होइएगा ये चीज आप लोग। छोटा चक्का रहता है तो तेजी तेजी से घूमता है, बड़ा चक्का को आराम आराम से घूमता है। फोर्स, फोर्स, फोर्स। साइकिल को तुम कितना मैक्सिमम स्पीड से चलाएगा? 30 किलोमीटर, 50 किलोमीटर प्रति घंटा चला लेगा? अरे 10-15 चलाते चलाते तो हालत खराब हो जाएगा। अभी 20 मिनट चल, अभी जिम में जाओगे ना तो वहाँ साइकिल रखा हुआ रहता है, उस साइकिल को चलाओगे तो पता चलेगा कि यदि 15 किलोमीटर के कांस्टेंट चाल से तुम चला रहे हो साइकिल, तो 15 मिनट नहीं चला पाओगे या 10 मिनट नहीं चला पाओगे। स्पीड फिर कम होकर के 7, 8, 9, 10 पर आ जाता है। 10 किलोमीटर 1 घंटा में यदि तुम साइकिल चला रहे हो तो भी एक अच्छा स्पीड है। मतलब 30 किलोमीटर जाने में 2.5-3 घंटा का समय लगता है। हाँ, साइकिल से आप लोग जब चलते थे स्कूल लाइफ में तो कितना दूर मैक्सिमम चलते थे? 15 किलोमीटर कितना देर में? आधा घंटा में? 30 मिनट में 15 किलोमीटर, तो 45 मिनट तो लगभग तो वही समय आ गया। ये बहुत ज्यादा फोर्स है। आप लोग भले ही लगे कि नहीं ये कम फोर्स है, तो कम फोर्स ये नहीं है, बहुत फोर्स है। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखेंगे। A force of 49 Newton, a force of 49 Newton, a force of 49 Newton, a force of 49 Newton is just sufficient, is just sufficient, is just sufficient to pull a block of wood, to pull a block of wood, to pull a block of wood weighing 10 kg, weighing 10 kg. A force of 49 Newton is just sufficient to pull a block of wood weighing 10 kg on a rough horizontal surface. On a rough horizontal surface. Rough horizontal surface. Calculate the coefficient of friction. Coefficient of friction.
R बराबर mg होता है, g से गुना करेंगे तब कितना आएगा? 49 बट्टे g का वैल्यू 9.8 लीजिए ना। करिएगा तो कितना आ रहा है? पॉइंट में 0.5 आ जाएगा। जीरो पॉइंट फाइव आया। हमको लगता है ये सब तो शायद बनवा दिए थे आप लोगों ना, लिफ्ट का केस बनवा दिए थे, न्यूमेरिकल भी बनवाए थे लिफ्ट का, बंदूक का भी केस बताए थे। क्या बोला? कौन सी का पीडीएफ? पीडीएफ कितना तक का गया था? कहाँ तक भेजे थे? चला जाएगा वैसे। क्वेश्चन लिखेंगे, ए मैन वेइंग 60 kg a man weighing 60 kg runs along the rails, runs along the rails, RAILS, रेल्स मतलब पटरी होता है। पटरी को क्या बोलता है तुम लोग? रील्स नहीं बोल रहे, रेल्स बोल रहे हैं, रेल्स। ठीक है, उसके बाद उसी में लिखेंगे विद अ वेलोसिटी ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर, with a velocity of 18 kilometer per hour, with a velocity of 18 kilometer per hour, and jumps into a car of mass 1 quintal, into a car of mass 1 quintal, jumps into a car of mass 1 quintal, standing on the rails, standing on the rails. Calculate the velocity, calculate the velocity calculate the velocity with which calculate the velocity with which the car calculate the velocity with which the car will start traveling along the rails, will start traveling along the rails. Rails.
क्या? 2.4, 1.88 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी निकालना है। 1.88 मीटर पर सेकेंड। m1 बराबर 60 kg, u1 बराबर 18 किलोमीटर पर आवर, m2 बराबर 1 क्विंटल, और u2 बराबर 0। v बराबर निकालना है, निकालिए। इंटू v इज इक्वल टू बनाइए। कितना? 1.88। डालिए, सबका वैल्यू डालिए, दिया हुआ है। आया तुम लोग का? 1.88 आया ना? देखो ना, आ जाएगा। कैलकुलेशन एरर है।
आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मशीन गन ऑफ मास 10 kg, a machine gun of mass 10 kg fires a bullet of 20 gram of 20 gram 20 gram at the rate of 10 bullets per second, at the rate of 10 bullets per second, at the rate of 10 bullets per second with a speed of 500 meter per second. (500 meter per second). निकालिए। मोमेंटम ऑफ एक बुलेट का निकालेंगे ना मोमेंटम, तो P इज इक्वल टू एम भी करेंगे, तो P इज इक्वल टू एम भी कर रहे हैं, निकालिए। मास है 2 × 10⁻³ और वेलोसिटी है 500 - 0। क्या हुआ? लिखवाया तो है, व्हाट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू होल्ड द गन इन द पोजीशन। अच्छा क्वेश्चन लिख लीजिए, व्हाट फोर्स इज रिक्वायर्ड, पहले तो बता दिए सब ना, बता देते हैं। व्हाट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू होल्ड द गन इन द पोजीशन, to hold the gun in the position. The machine gun of mass 10 kg fires 20 gram bullet, 20 gram bullet at the rate of 10 bullets per second, at the rate of 10 bullets per second with a speed of 500 meter per second. चेंज इन मोमेंटम ऑफ 10 बुलेट, 10 × 10 निकल जाएगा। चेंज इन मोमेंटम ऑफ 10 बुलेट्स बराबर 10 × 10 बराबर हो जाएगा 100 kg पर मीटर सेकेंड। और उसमें कितना आया ऊपर वाले में? दस kg मीटर पर सेकेंड आएगा। चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा 100। A force required to hold the gun, change in momentum by time taken, change in momentum by time taken। चेंज इन मोमेंटम कितना है? 100 kg मीटर पर सेकेंड बट्टे 1 बराबर हो जाएगा 100 न्यूटन। न्यूटन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, क्या हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे,
कैलकुलेटिव क्वेश्चन है. A neutron having a mass a neutron having a mass 1.67 into 10 to the power minus 27 kg. A neutron having a mass 1.67 into 10 to the power minus 27 kg and moving at 10 to the power 8 meter per second, and moving at 10 to the power 8 meter per second. Collides with a neutron, collides with a deuteron, DEUTRON, deuteron, at rest, and strikes to it. Yeah, strikes नहीं, sticks to it, and sticks to it, चिपक जाता है, and sticks to it. If the mass of the neutron is 3.34 into 10 to the power minus 27 kg. Find the speed of the combination. Find the speed of the combination. Find the speed of the combination. फिर वही फार्मूला लगेगा, पहला वाला फार्मूला, m1 प्लस m2 इंटू v इज इक्वल टू m1 u2 प्लस m2 u2. कैलकुलेशन है, कीजिए. सारा डाटा दिया हुआ है, डाटा का वैल्यू डालिए, आंसर आएगा. डाटा का वैल्यू डालिए, आंसर आएगा. डाटा दिया हुआ निकालिए ना. आया नहीं निकलेगा. आप लोग तो दूसरे ही दुनिया में घूम रहे हैं. थ्री इंटू 10 टू पावर
8, 0.333 into 10 to the power 8, 0.333 into 10 to the power 8. जीरो पॉइंट थ्री थ्री इंटू 10 टू द पावर 8 आएगा. 0.333 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड. कीजिएगा तो आ जाएगा. सेक्शन तक का आप भेज दीजिएगा पीडीएफ. ठीक है, आज के लिए इतना ही. फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे.